नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कटरा से वापसी शिमला पहुंच गए हैं और शिमला पहुंचते ही अभी सीएम सचिवालय में बैठक ले रहे हैं। ठीक 5:15 पर सीएम ने फाइनेंस की बैठक बुलाई थी जो अभी भी जारी है। आपको बताएंगे आज की और भी कई बड़ी खबरें हैं। पंचायत चुनाव पर क्या अपडेट है, इसके अलावा भाजपा महिलाओं ने आज मोर्चा खोल दिया। क्यों मोर्चा खोला आपको वो बताएंगे। इसके अलावा छात्राओं से बंदर भगाने की ड्यूटी के जो है वो आरोप लगे हैं, कहां पर लगे आपको वो भी बताएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबर रहे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर बाद शिमला पहुंच गए हैं। सीएम सुक्खू ने शिमला पहुंचते ही जो है वो फाइनेंस विभाग के साथ बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो बड़े अधिकारी है फाइनेंस विभाग के वो मौजूद हैं और इस वक्त सचिवालय में बैठक चली हुई है और किस प्रकार से जो वित्तीय स्थिति है उसको मजबूत किया जाए और इस पर जो है वो जो अधिकारी उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। इससे पहले सीएम आज ही माता वैष्णो देवी के दरबार से वापसी जो है वो शिमला पहुंचे हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर गए थे सीएम, वहां पर जो राज्यपाल प्रदेश के उनके बेटे की शादी थी उसमें जो है वो चीफ सेक्रेटरी भी थे, डीजीपी भी थे, जो बड़े अधिकारी है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भी वहां पर गए थे। सीएम वहां से शादी के बाद सीधा जो है वो कटरा चले गए थे अपने परिवार के साथ। एमएलए जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी साथ में थी, बेटी साथ में थी। अब सीएम जो है वो आपसे शिमला लौटे हैं और शिमला लौटते ही सीएम ने फाइनेंस की बैठक बुलाई है जो चल रही है। किस प्रकार से जो है वो फाइनेंशियल कहीं ना कहीं जो वित्तीय स्थिति है उसको पटरी पर लाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर के जो है बैठक चली हुई है। इसके अलावा 4 साल की सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक भोगी अब नियमित होंगे। अलग अलग विभागों ने कर्मचारियों का जो डाटा है वो मांगा है और शिक्षा विभाग ने नियमित होने वाले जेओआईटी क्लर्क व दैनिक भोगी कर्मचारियों का पूरा बायोडाटा मांग लिया है, जिसमें 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले जेओआईटी क्लर्क की जानकारी व 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले डेली वेजर्स जो कर्मचारी है इनकी जो डिटेल है वो जल्द भेजने को कहा गया है। आपको बता दें वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 में नियुक्त कर्मचारियों का रिकॉर्ड मांगा गया है और क्लर्कों के नियमितीकरण के संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय से जितने भी सभी जिलों के जो DDHE यानी उच्च शिक्षा निदेशालय को संबंधित जो पत्र है वो जारी किया गया है और निदेशालय ने कहा कि उन क्लर्कों जेओआईटी के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाई जाए जिन्होंने 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 को अनुबंध के आधार पर जो 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, जो अनुबंध का होता है और जो संबंधित नीतियों के तहत नियमितीकरण के पात्र हैं। निदेशालय ने कहा कि जिले के सभी बीईओ कार्यालयों DIET से ऐसे क्लर्कों जेओआईटी की जानकारी आवश्यक दस्तावेजों सहित 2 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इसे निर्धारित समय के भीतर उच्च निदेशालय को प्रस्तुत किया जा सके। जिन कार्यालय बीईओ में ऐसा कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं होगा तो इस संबंध में एक शून्य रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर इस कार्यालय को भेजने के भी आदेश दिए गए हैं। गौरव की शिक्षा विभाग में कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की इंतजार कर रहे हैं और कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष भी यह मामला उठाया है ताकि रेगुलेशन में हो रही देरी की वजह से उन्हें आगे चलकर वित्तीय नुकसान न झेलना पड़े। तो डेली वेजेस को लेकर के सीएम ने पहले कहा था कि रेगुलर होंगे 4 साल वाले, तो उनका डाटा मांगा गया है और बहुत जल्दी ये जो कर्मचारी है डेली वेजेस 4 साल उनके पूरा हो गया है वो रेगुलर हो जाएंगे। और 2 वर्ष के अनुबंध कार्यकाल वाला जो फैसला है वो तो सीएम ने अभी जब बजट भाषण सीएम ने पढ़ा उसमें लिया गया था। हर डिपार्टमेंट में जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है जो 2 साल पूरा कर चुके हैं वो अब सभी रेगुलर हो रहे हैं। पहले साल में 1 बार रेगुलर होते थे लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जो है वो साल में 2 बार जिस प्रकार से पहले होते थे अब उसी प्रकार से रेगुलर होंगे। और उससे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जिनके लगभग 6 से 9 महीने 10 महीने भी कई कर्मचारियों के लग रहे थे एक्स्ट्रा, 10 महीने पहले जो रेगुलर होने थे, 9 महीने पहले जो रेगुलर होने थे वो लेट रेगुलर हो रहे थे साल में 1 बार वाली प्रणाली से। लेकिन अब 2 बार रेगुलर होंगे तो स्वाभाविक है अब जो वित्तीय लाभ है कर्मचारियों को वो 6-9 महीने का जो गैप था उससे उसका जो वित्तीय लाभ है रेगुलर वाले वो पहले उनको मिल जाएंगे, जो अच्छी खबर है। और हिमाचल दस्तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया भी था। अब पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। पंचायत चुनाव का जो बिगुल है, जो कह सकते हैं आप आचार संहिता, वो किसी भी वक्त लग सकती है। सूचना है कि सोमवार शाम या मंगलवार को इसका जो ऐलान है वो हो सकता है और कानूनी पैच में उलझी पंचायतों की रिवाइज्ड लिस्ट अगले सप्ताह तक आएगी।
राज्य चुनाव आयोग ने अदालती आदेशों वाली रिवाइज्ड वोटर लिस्ट को 24 अप्रैल को जारी करने को कहा है। वहीं 480 ग्राम पंचायत की मतदाता जो सूची है वो 27 अप्रैल को आएगी, यानी एक 24 को आएगी, एक 27 को आएगी। अब सूचना ये है कि 27 की शाम या 28 अप्रैल को पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगने के आसार हैं। मई के अंतिम सप्ताह 3 चरणों में पंचायती राज चुनाव होंगे। ये भी हम आपको मैंने पहले बता दिया था हिमाचल दस्तक ने कि 3 उसमें चरण में चुनाव होंगे। देखिए, जिला परिषद के भी होने हैं और पंचायतों में जो है वो चुनाव होने हैं, प्रधानी के और भी जो है वो चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो सूचना है, क्योंकि अब देखिए जो रिवाइज्ड वोटर लिस्ट है वो आनी 24 और 27 को, तो स्वाभाविक है 28 और 29 को लग सकती है आचार संहिता। लेकिन इसमें बात यही है कि आचार संहिता का जो फैसला है अनिल कुमार खाची जी ने लेना है और किसी भी वक्त आचार संहिता लगने के आसार है। और हमने बता दिया टेंटेटिव आपको 27 या 28 तारीख को। उसकी वजह ये है कि जो रिवाइज्ड कह सकते हैं आप वोटर लिस्ट है वो बन रही है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट से फिर ऑर्डर हुए और ऑर्डर होने के बाद 480 पंचायत अलग हैं, उसका रिवाइज्ड हो रहा है। दूसरा जो और पंचायतें कोर्ट गई 16 के आसपास पंचायतें, उसकी भी रिवाइज्ड जो है वो बन रही है। जो पिटिशनर गए थे कोर्ट में कई पंचायतों के, तो उनकी रिवाइज्ड जो वोटर लिस्ट है वो बन रही है। अब बात कर लेते हैं एक और खबर को लेकर के। पशु मित्र भर्ती एक बार फिर शुरू हो गई है। सिरमौर में ये भर्ती को लेकर के जो एडवर्टाइजमेंट है कह सकते हैं और जो ऑर्डर हैं वो आज निकले हैं। अब पुरुष उम्मीदवारों को, यानी जो पहले था कि कट्टे उठाने हैं, ऐसा नहीं होगा, कट्टे नहीं उठाने हैं। और ये अच्छी बात भी नहीं थी कट्टे उठा करके कई महिलाएं बेचारी गिर रही थी, आज ये जो है वो क्राइटेरिया भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब सरकार ने इसमें थोड़ा सा जो है वो दुरुस्त किया, जो एक रूल्स बने हुए थे। अब इसमें क्या किया है सरकार ने कि 5000 मीटर यानी लगभग 5 किलोमीटर की रेस पुरुषों को 30 मिनट में पूरी करनी होगी। जो महिलाएं हैं उनको 1500 मीटर 10 मिनट में जो है वो रेस पूरी करनी होगी। तो ये जो फिजिकली फिट है उसको लेकर के फिजिकली टेस्ट होगा। संगड़ाह सब डिवीजन जो फॉरेस्ट का है उसके अंतर्गत 9 पोस्ट के लिए जो है वो ये किस्मत आजमाएंगे उम्मीदवार। और 29 और 30 अप्रैल को जो फिजिकल टेस्ट है संगड़ाह सब डिवीजन जो फॉरेस्ट वाला डिवीजन है उसका टेस्ट होगा। और लुधियाना ग्राउंड में होगा फिजिकल टेस्ट। और नाहन सब डिवीजन का जो चंबा ग्राउंड है नाहन, यहाँ पर 11 से 13 मई को 11, 12, 13 3 मई को 3 तारीख को 3 दिन लगातार जो है वो टेस्ट होगा। इसके लिए भी जो है वो 9 पोस्टों की भर्ती निकाली गई। यानी सिरमौर जिला में जो 2 सब डिवीजन हैं जो आपको मैंने बताया फॉरेस्ट के, इसमें 9 में 1 है, 9 में 1 है, 18 पोस्टों के लिए जो है वो ये पशु मित्र लगने हैं। इसको लेकर के जो उपनिदेशक हैं पशु स्वास्थ्य जिला सिरमौर ने आज आदेश निकाले हैं। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता 8 वार के विधायक द्रंग से कौल सिंह ठाकुर ने बीती शाम एक कार्यक्रम में एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि पार्टी हाईकमान निर्देश देता है तो वो द्रंग से चुनाव जरूर लड़ेंगे। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक अनुभव और जनता के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि द्रंग की जनता ने उन्हें पहले 8 बार विधानसभा चुनाव जिताया है और वहां विधानसभा में पहुंचाया है। और पिछली बार चुनाव हारने को लेकर उन्होंने जो दर्द भी छल के उन्होंने कहा कि उस समय कुछ परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही थी जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो चुनाव जीत जाते तो आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। उन्होंने बातों ही बातों में ये कह दिया कि कहीं ना कहीं अगर मुझे चुनाव, जब मुझे सबसे जरूरी था चुनाव जिताना, उस वक्त चुनाव नहीं जिताया, उनका दर्द छलका, अगर जीत जाता तो मैं सीएम होता, ये इन्होंने मंच से कहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि 2027 के चुनाव को लेकर अंतिम जो निर्णय है वो पार्टी नेतृत्व ही लेगी और वो पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे। द्रंग क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र ठाकुर की नियुक्ति के सम्मान में एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था और कौल सिंह ने इसमें जो है वो एक बयान दिया। और उसके बाद बयान देने के बाद जो है वो उन्होंने जो चुनाव लड़ने की जो इच्छा है वो भी जाहिर कर दी है कहीं ना कहीं बातों ही बातों में। और जो बयान दिया आपको मैंने बता दिया है। समारोह के दौरान पार्टी को मजबूत करने और आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और कांग्रेस को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज शिमला के चौड़ा मैदान में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। इसमें प्रदेश भर की महिलाएं शामिल हुई। भाजपा की यह प्रदर्शन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लाए गए संशोधन बिल के गिरने के विरोध में किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी भाजपा श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सह प्रभारी संजय टंडन इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जो भाजपा का था उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश महामंत्री
मंत्री पायल वैद्य ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को पंचायत से संसद तक 33% आरक्षण देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी। वहीं भाजपा विधायक रीना कश्यप ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस रैली से घबराकर प्रशासन का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि सोलन और अन्य क्षेत्रों से आ रही महिलाओं की बसों को रोका गया, उन्हें घंटों तक परेशान किया गया और बाईपास के रास्तों पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं की आवाज को दबाने की सुनियोजित साजिश थी, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की भारी भागीदारी ने सरकार की इस मंशा को विफल कर दिया। उन्होंने दावा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराकर देश की 70 करोड़ बहनों के साथ विश्वासघात किया है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि 28 लाख महिलाओं को 1500 प्रतिमाह देने का वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन आज तक एक भी महिला को इसका लाभ नहीं मिला है। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। यह केवल वादा नहीं था, बल्कि महिलाओं के साथ खुला छल था, जो महिलाएं समझ गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि यह जनाक्रोश केवल एक रैली नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक परिवर्तन की एक नींव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा पूरी तरीके से उजागर हो गया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं और प्रदेश की महिलाएं इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अब निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है और यह आंदोलन प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल देगा। अंत में भाजपा नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन आने वाले समय में और व्यापक रूप लेगा और महिलाओं के सम्मान, समानता और राजनीतिक भागीदारी के लिए यह संघर्ष भाजपा का निरंतर जारी रहेगा। इसके अलावा सिरमौर जिला के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप चौहान अपनी ही पार्टी के खिलाफ शिमला पहुंचकर राजीव भवन के बाहर 24 घंटे के धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी बनाने में गिरिपार क्षेत्र की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से सवाल पूछा है कि क्या हम लोग सिर्फ नारेबाजी करने को है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने यदि उनकी बात नहीं मानी तो वह दिल्ली जाकर भी अनशन करेंगे। वह राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष अपनी आवाज उठाएंगे। प्रदीप ने सरदार हरप्रीत रतन को ब्लॉक अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि गिरिपार क्षेत्र से ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। चौहान ने कहा कि पांवटा साहिब में ब्लॉक अध्यक्ष सहित सभी पद अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। सरकार में 3 डायरेक्टर और 3 मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक समुदाय से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरिपार क्षेत्र के लोगों ने तो ब्लॉक न जिला और न ही राज्य कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाए हैं। प्रदीप चौहान ने कहा कि सरदार हरप्रीत रतन विधानसभा चुनाव में बागी होकर भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव के बाद वे दोबारा कांग्रेस में लौटे हैं और अब उन्हें ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, यानी अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है जी। इसके अलावा पुरुषों में भी बच्चेदानी होती है, यह दावा बीजेपी के एमएलए डॉक्टर जनक राज ने एक बार फिर किया है और सीएम सुक्खू के बयानों पर उन्होंने पलटवार किया है। हालांकि आपको बता दें, यह मामला विधानसभा से जब बजट सत्र हुआ उसमें तूल पकड़ा था और सीएम सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए थे कि हिमकेयर के तहत पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन का उन्होंने आरोप लगाया था कि पुरुषों के बच्चेदानी के ऑपरेशन हुए हैं। इसी पर जनकराज ने पलटवार किया है। उन्होंने हालांकि पहले वीडियो बनाया था, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि आने वाले समय में बड़ा खुलासा वो करेंगे और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो पुरुष है उन्हें बच्चेदानी नहीं होती है। उन्होंने जो कह सकते हैं हेल्थ की लैंग्वेज में जो है वो साइंटिफिकली उन्होंने ये भी कहा है कि पुरुषों में बच्चेदानी होती है और वो खुद भी डॉक्टर हैं और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और दावा किया है उन्होंने। इसके अलावा कुल्लू से मनाली तक ब्यास नदी है उसके किनारे पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेंगे और बाढ़ की समय से पहले ये जानकारी देंगे। जल शक्ति विभाग ने जो पायलट प्रोजेक्ट है वो तैयार किया है और 243 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा और ब्यास नदी के किनारे जो चेतावनी है वो पहले ही मिल जाएगी। इसके तहत यह प्रोजेक्ट 2023 और 25 में आई बाढ़ को देखकर बनाया गया। जिस प्रकार से तबाही मची थी, आपने देखी थी किस प्रकार से तबाही मचा दी थी आपदा ने, मानसून ने, और अब केंद्र से अब जल्द इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो कुल मिला के देखें, जो प्रदेश सरकार है और जो अधिकारी हैं और इसके अलावा जो केंद्र सरकार है वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि पर्यटन नगरी मनाली अपने आप में पूरे देश में एक अलग पहचान रखती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब आप देखिए पिछले 3 साल से लगातार बारिश अधिक हो रही है मानसून में, तो अब सरकार चाह रही है कि जो आने वाले समय में जब आपदा, भगवान न करे आपदा आए, अगर मानसून में बहुत अधिक बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति का पता पहले लग सके ताकि जो जान माल है उसका नुकसान
को बचाया जा सके। और बाकी जो ड्रेजिंग वाला एक पहले फैसला हुआ था उसमें भी देखा जा रहा है कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ड्रेजिंग का जो एक मामला है, अगर ड्रेजिंग अगर होती है, हालांकि इसके लिए भी केंद्र से जो है वो पहले कह सकते हैं आप मंजूरी लेनी पड़ती है, तो ये अच्छी बात है जी, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगेगा तो फिर जनता को पहले पता लगेगा, जिससे जानवर का नुकसान कम होगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पिछले 3 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 मामले, जो नए मामले हैं, उनको स्वीकृति प्रदान की है, जिससे राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,41,917 हो गई है। इन लाभार्थियों में वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें आंकड़ा बढ़ा है जी। कुल लाभार्थियों में से 1,04,740 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, 5,04,253 को राज्य वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, और 25,414 जो महिलाएं हैं उनको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 को विधवा, निराश्रित और एकल महिला पेंशन, और 1,340 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता जो पेंशन है वो सरकार दे रही है, और 78,291 को जो है जो लोग हैं उनको विकलांगता जो राहत भत्ता है वो प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने आंकड़ा जारी किया है जी कि कितने लोगों को जो है वो जो पेंशन मिलती है वृद्धावस्था, और बहुत सारी पेंशनें और है, एकल नारियों वाली है, अब जो भी अलग अलग पेंशन है उसका जो आंकड़ा सरकार ने जारी किया है। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कांगड़ा में आयोजित जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 30 अप्रैल को कांगड़ा आएंगे, धर्मशाला आएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य मंत्री और जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा यह प्रशिक्षण शिविर 21 से 30 दिसंबर तक हिमाचल जो है वो हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के लिए आयोजित किया गया है। कह सकते हैं 30 अप्रैल तक किया गया। राहुल गांधी अंतिम दिन आएंगे। इसके अतिरिक्त 26 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल भी कांगड़ा पहुंचेंगे। इसी 30 अप्रैल था, माफी चाहूंगा। यह उनका हिमाचल में आयोजित पार्टी के सम्मेलन को संबोधित करने का पहला अवसर है। और ऐसे में क्योंकि देखिए जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए उस वक्त जो जिम्मेदारी थी वो कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रियंका गांधी को दी थी, जो बड़ी नेता है कांग्रेस की, हिमाचल प्रदेश की जो जिम्मेदारी है। और उसके बाद राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश आए नहीं हैं। तो राहुल गांधी आए जरूर हैं, लेकिन वो भी फिर अपने बहन का जो घर है शिमला में वहां पर वो आए हैं। लेकिन उसके बाद जो कार्यक्रम है पॉलिटिकली, इस कार्यक्रम में पहली बार काफी लंबे समय के बाद राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। तो इसकी जो तैयारियां हैं वो भी की गई है और 23 तारीख को राहुल गांधी आएंगे जी। इसके अलावा शिमला के रामपुर के खनेरी स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा परिसर में संचालित सरकारी नर्सिंग संस्थान में छात्राओं के शोषण और कुप्रबंधन का मामला सामने आया है। भाजपा के युवा नेता और पूर्व में रामपुर से ही भाजपा के प्रत्याशी रहे कौल सिंह नेगी ने इसे बेहद गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कौल सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार बेटियों को शिक्षा में बढ़ावा देने का नारा तो देती है, लेकिन धरातल पर बेटियों की ऐसी दुर्दशा चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा छात्राओं के हित में आंदोलन करने को बाध्य होगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षु नर्सों में से मेस के नाम पर प्रति माह 3600 रुपए वसूले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। छात्राओं से किचन में काम करवाने और कई सालों से बिना टेंडर के एक ही व्यक्ति द्वारा मेस संचालन की बात भी सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया है। आरोप उन्होंने यह भी लगाया है कि एक कमरे में 15-15 छात्राओं को रखा जा रहा है और 85 छात्राओं के लिए मात्र एक शौचालय है। चिंताजनक है। और उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि छात्राओं से बंदर भगाने की ड्यूटी लगवाने जैसे अमानवीय आरोप भी उन्होंने लगाए हैं कौल सिंह नेगी ने। और लंबे समय से लंबे समय से लाइब्रेरी बंद रहना भी छात्राओं की पढ़ाई से खिलवाड़, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। और नेगी ने सरकार और प्रशासन से गंभीरतापूर्वक जांच करने, संबंधित प्रबंधन है वहां पर जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा किन्नौर जिला के शिवकिला से केवल जो कह सकते हैं आप व्यापार ना हो, लेकिन इसके अलावा क्या और हो, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो शुरू करने का जो मामला है एक बार फिर प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी। इस मामले में सीएम सुक्खू और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर से दिल्ली में मिलेंगे आगे आने वाले समय में। और कैलाश मानसरोवर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है और मई से सितंबर के बीच यात्रा होती है, आपको मालूम है। और वर्तमान में यात्रा जो है वो नेपाल, केरूंग, काठमांडू मार्ग से 13 से 14 डेज के बीच होती है और त्रिपुलेख दर्रा मार्ग से 22 से 24 दिन और नाथुला जो मार्ग है उससे करीब 21 डे में पूरी होती है। मध्य प्रदेश का सरकार का दावा है, प्रदेश सरकार की, यदि शिवकिला से ये जो यात्रा है शुरू होती
होती है वो केंद्र को अवगत करवाएंगे। तो मात्र 12 दिन में जो यात्रा है पूरी होगी, शॉर्टेस्ट होगी, सबसे अधिक शॉर्टेस्ट, जिससे कम खर्च में जो है वो जो लोग हैं वो मानसरोवर जो यात्रा है वो कर पाएंगे और इसमें खर्च भी कम आएगा, जिससे समय और खर्च भी जो है दोनों में कमी आएगी। तो ये एक बार फिर से सीएम और जो जगत सिंह नेगी मंत्री है वो दिल्ली जाएंगे जी और पीएम से मुलाकात करेंगे। अब प्लस 2 रिजल्ट की बात कर लेते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का 80 से 85% का जो करीब कार्य है वो पूरा हो चुका है, यानी चेक करने का। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 22 अप्रैल तक मूल्यांकन कार्य पूरा करने का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अधिक छुट्टियां आने के कारण यह कार्य जो निर्धारित समय उस पर पूरा नहीं हो सका है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा का कहना है कि मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में है और शिक्षा बोर्ड का प्रयास है कि 30 अप्रैल तक, इंपॉर्टेंट डेट है जी, 30 अप्रैल तक प्लस 2 का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, यानी इसी मंथ होगा, अगले मंथ में नहीं जाएगा, जिसके लिए बोर्ड के जो कर्मचारी और जो मूल्यांकन कार्य कर रहे शिक्षक हैं वो जुटे हुए हैं। थोड़ी छुट्टियां आ गई, वरना इससे पहले हो जाना था ये रिजल्ट घोषित। इसके अलावा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी एकल पीठ के उस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है जिसके तहत एकल पीठ ने स्पष्ट किया था कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के डीओ नोट पर आधारित तबादलों में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के तबादले केवल ऐसे ही माध्यम से करवाए जा सकते हैं। इस पर क्या हुआ, हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की जो खंडपीठ है उन्होंने इस फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि एकल पीठ ने तबादला आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए निष्पक्षता के सिद्धांतों को ध्यान में रखा है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के एकल पीठ ने तबादले से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भले ही जो याचिकाकर्ता और जो निजी प्रतिवादी का तबादला डीओ नोट के परिणाम स्वरूप हुआ हो, स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता जैसे अधिकारी जो मंडी, नेचौक, सुंदरनगर जैसे स्टेशनों में और उसके आसपास लंबे समय से तैनात हैं, उन्हें केवल डीओ नोट आदि के आधार पर हटाया जा सकता है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने 31 मार्च 2026 के तबादले के आदेश को चुनौती दी थी और जिसके अनुसार याचिकाकर्ता जो एचपीएफ एंड एएस कैडर में संयुक्त नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं का तबादला तकनीकी शिक्षा निदेशालय सुंदरनगर जिला मंडी से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण ईपीआईपी चरण 1 झारमाजरी बद्दी में कर दिया गया था। और जो याचिकाकर्ता है ये इसका कहना था कि इसका जो स्थानांतरण है वो गलत है क्योंकि यह दुर्भावना से प्रेरित है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि स्थानांतरण निजी प्रतिवादी द्वारा प्राप्त डीओ नोट के आधार पर किया गया है और याचिकाकर्ता का वर्तमान पोस्टिंग स्थान पर अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो मामला गया था जी कि डीओ नोट पर जो तबादला हुआ है और ये राजनीति से प्रेरित है और भी बहुत सारी चीजें हैं और इस पर जो है वो हाईकोर्ट ने पहले एकल पीठ का फैसला आया था, फिर डबल बेंच है उसका फैसला आया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि लापरवाही से या तेज गति से वाहन चलाने के दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट खबर है जी, कोई तेज गाड़ी चलाता है, हाईकोर्ट ने कह दिया है कि उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। एक मामला गया था कोर्ट में, कौन सा मामला है, कोर्ट ने सड़क दुर्घटना के मामले में स्पष्ट किया है कि सड़क के दाहिनी ओर वाहन चलाना बड़ी लापरवाही है। कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि वाहन चालक को वाहन को सड़क के बाईं ओर यथासंभव चलाना चाहिए जिस दिशा में वो जा रहा है। विपरीत दिशा से आ रहे सभी वाहनों को अपनी दाहिनी ओर से गुजरने देना चाहिए। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने दोषी बस चालक को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है और इसको सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था, इसलिए अपराधी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा सकता है। और निचली अदालत ने आरोपी दलेल सिंह, इसका नाम जो आरोपी है जो मामला कोर्ट में गया था हाई कोर्ट में, दलेल सिंह इसका नाम है, 2 साल का साधारण कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना है, वो निचली कोर्ट ने सुनाया था। और मामले के अनुसार शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई सुरेंद्र कुमार और रोहित अब दिवंगत 15 मार्च 2007 को दोपहर लगभग 2:15 पर मोटरसाइकिल पर भटौली चौक की ओर जा रहे थे और टिकरा कोच वाली एक बस ऊना से तेज गति से आ रही थी। बस ने साइकिल चला रहे हुसैन लाल जो कि शिकायत करता है उसको टक्कर मार दी। चालक ने बस को दूसरी तरफ मोड़ा और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में सुरेंद्र कुमार और जो रोहित है इनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के समय आरोपी बस चला रहा था और दुर्घटना बस की तेज गति और आरोपी की लापरवाही के कारण हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने जो फैसला है, निचली अदालत का फैसला, इसको सही रखा और जिसको सजा मिली थी 2 साल की वही रखी आगे इसकी सजा। इसके अलावा बिलासपुर जिला के साई ब्राह्मणा गांव की शीला देवी को मुख्यमंत्री सहारा योजना में सरकार गलती से मृत दर्शाने का मामला आखिरकार दुरुस्त हो गया है। कल खबर बताई थी हमने आपको शाम को 6 बजे कि एक मामला आया जी, इसको पेंशन मिलती है सहारा पेंशन, लेकिन जिंदा महिला को मृत बता दिया था। अब इसमें था क्या सच्चाई, स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित पोर्टल पर महिला की स्थिति को
अलाइव कर दिया है, यानी जिंदा है। इससे परिवार ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें 64 वर्षीय शीला देवी पत्नी बलदेव राज ये गंभीर बीमारी से जूझ रही है। परिजनों के अनुसार उन्हें 20 जुलाई 2018 को अटैक पड़ा था, जिसके बाद उनका इलाज आईजीएमसी शिमला और पीजीआई में चंडीगढ़ में हुआ। वर्तमान में एम्स से चला हुआ है। बीमारी के कारण वह पूरी तरीके से बिस्तर पर है और परिवार ने वर्ष 2023 में सहारा योजना के तहत पेंशन के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद 19 अप्रैल 2023 को पहली किस्त के रूप में 3,000 रुपए मिले और जुलाई 2025 तक कुल 14 किस्तें जारी हुई महिला के खाते में। दिसंबर 2025 में ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान मामला सामने आया, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने प्रक्रिया पूरी न होने पर लोकमित्र केंद्र जाने को कहा। वहां भी सफलता न मिलने पर जब बलदेव राज जो पति है और सीएमओ कार्यालय पहुंचे तो पोर्टल से निकाले गए प्रिंट में शीला देवी को करीब 6 महीने पहले मृत घोषित कर दिखाया गया था। यह देख परिजनों के होश उड़ गए। बलदेव राज ने फरवरी में लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन लंबे समय तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया और उन्हें विभाग के चक्कर काटने पड़े और इस घटना ने सरकारी तंत्र जो कार्यप्रणाली उस पर सवाल खड़े किए। सीएमओ बिलासपुर डॉक्टर शशिधर शर्मा ने बताया कि यह त्रुटि तकनीकी खामी के कारण हुई थी, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि महिला को पेंशन लगी हुई है और पेंशन पीछे से ही बंद पड़ी है। जैसे ही पीछे से पेंशन आती है, यानी सरकार से पेंशन जारी होती है, उसके बाद जो महिला है उसको पेंशन दे दी जाएगी। बीते 7 मार्च को जो है वो ये जो कह सकते हैं आप जो अपडेट है इसमें ये है। इसके अलावा एक ऊना की खबर इतना ही है जी, इसको पेंशन मिल जाएगी, लेकिन जो इसका महिला डेथ घोषित की गई थी अब ये अलाइव घोषित कर दी, जो टेक्निकली कह सकते हैं आप कागजी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसके अलावा 7 मार्च को ये अभी इसी साल 7 मार्च को नगर निगम ऊना केमिकल इंजीनियर की ट्रेन की चपेट में आकर मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल 7 मार्च को अंब से दौलतपुर रेलवे ट्रैक पर सैर कर रहे 34 वर्षीय मुनीश की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। पहले बताया जा रहा था कि वह उस रोज जो सुबह अपने घर के पास ही रेलवे ट्रैक के किनारे टहल रहा था। इसी बीच दौलतपुर चौक से अंबाला की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन वहां से गुजरी और मुनीश उसकी चपेट में आ गया। अब क्या हुआ कि जो मृतक के पिता है उसने आरोप लगाया कि बेटे ने ससुराल पक्ष की मानसिक उत्पीड़न और धमकियों से तंग आकर ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला खुद समाप्त की थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतक की पत्नी, सास, ससुर और जो साली है उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का जो मामला है दर्ज कर दिया है। जांच जारी है। जो लग रहा था कि इसने खुद जो है वो जानबूझ के खुद जो है वो उसको ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई, लेकिन इसमें अब नया मोड़ ये आया है कि ये जो मौत है ये इसने जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा था उसके कारण हुई है। अब इस मामले में जो पुलिस है वो जांच कर रही है। इसके अलावा जिला हमीरपुर में चेकबुक का दुरुपयोग कर बैंक खाते से पैसे निकालने का मामला सामने आया है और शिकायतकर्ता ने अपने भाई की संदिग्ध मौत के दौरान साथ मौजूद युवक पर चेक चोरी कर धोखाधड़ी से रकम निकालने का आरोप लगाया है। हमीरपुर जिला के सरली गांव की शिवाली पिठानिया ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है, यानी एसपी से शिकायत की, और उन्होंने बताया कि वह वर्तमान में अपने पति के साथ विदेश में रहती है और उनका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमीरपुर शाखा में है। उन्होंने अपनी चेकबुक घर पर माता पिता के पास रखी हुई थी और उसमें कुछ चेक पहले से ही हस्ताक्षर कर रखे थे ताकि उनकी अनुपस्थिति में परिजन जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर सकें। शिकायत में बताया गया कि 15 अप्रैल को उनके भाई अभिषेक पिठानिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उस समय उसके साथ पंकज शर्मा नामक युवक मौजूद था जिस पर नशीला पदार्थ देने का आरोप है। और इसके बाद 17 अप्रैल को जब उनके पति विदेश से घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से 3 चेक के माध्यम से 15,000, 12,000 और 15,000 निकाल दिए गए हैं। पूछताछ करने पर सामने आया कि पंकज शर्मा ने चेक चुराकर धोखे से यह रकम निकाली और पुलिस ने शिकायत के आधार पर जो मामला है दर्ज कर दिया है और जांच जारी है। अब मौसम की बात कर लेते हैं। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से खराब होगा। 25 तारीख को प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। 26 को मौसम साफ रहेगा। 27, 28, 29 को फिर मौसम खराब है। तो ये मान के चलिए कि एक बार फिर से, हालांकि कल और आज लगातार प्रदेश में जो गर्मी है वो देखने को मिली है और जो पारा है ऊना में तो रिकॉर्ड पारा दर्ज हुआ है इस साल का। और अभी जो मौसम खराब है एक बार फिर से होगा। 25 तारीख को मौसम खराब है जी, बारिश होगी अधिकांश जगहों पर। 26 को फिर जो ऊंचाई क्षेत्र में मौसम खराब है। 27, 28, 29 को फिर मौसम खराब है। तो मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। जो बड़ी खबरें थी आज की आप तक हमने पहुंचा दी है। बुलेटिन शेयर कर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। धन्यवाद।